एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज चैप्टर 10 नया साम्राज्य और राज्य, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री हिंदी। तो कच्चा है कि इतिहास विषय के एनसीईआरटी के साथ हम इस चैप्टर को आज रिव्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमको प्राचीन भारत इतिहास के कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में, शिलालेखों के बारे में, कुछ प्रमुख वंशावलियों के बारे में जो प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, और साथ ही साथ कुछ प्रशस्तियों और वर्णित कुछ सिक्कों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में, और जो प्राचीन भारतीय इतिहास में उस समय में समुद्रगुप्त के समय में विशेष रूप से भारत की आंतरिक राज्यों की स्थिति में, आर्यावर्त की स्थिति में और बाह्य राज्यों की स्थिति में क्या क्या चेंजेस थे और प्रशासन की पद्धतियाँ किस प्रकार से थी। तो प्रमुख वंशावलियों में प्रशासन के हिसाब से उनका किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। तो एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समुद्रगुप्त के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ लेख से एक जो लंबा सा अभिलेख खुदा वहाँ पर हमको मिला हुआ है, उससे हमें जानकारी मिलती है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि और मंत्री थे हरिसेन, उन्होंने की है और यह एक प्रशस्ति के रूप में लिखा गया। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आज हमें जानकारी मिल रही है। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख है, उससे किसके बारे में जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। इसकी रचना किसकी की थी? तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने की थी। और अगर ये प्रश्न भी घूम करके पूछ सकता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे या समुद्रगुप्त के समकालीन थे। इलाहाबाद अभिलेख का संबंध किसके साथ में है? तो समुद्रगुप्त के साथ में। हालांकि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, अभी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, चैप्टर 9 वहाँ पे अवेलेबल है। तो चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के बारे में। इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी भी कहा गया है और इनके समय में भी प्रशस्तियाँ लिखे जाने का प्रचलन था। लेकिन जब गुप्त काल आया तो जो प्रशस्तियाँ थी इनका काफ़ी महत्व काफ़ी हद तक बढ़ गया। इसमें क्या होता था कि जो प्रशस्तियाँ होती थी, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, तो इनमें तमाम सारे राजाओं की प्रशंसा की गई। यहाँ पर एक सिक्का अगर हम देखें तो वहाँ पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे उसके संगीत प्रिय होने के और संगीत को उसको पसंद करने के बारे में एक कुछ कयास लगाए जाते हैं कि वो संगीत को बहुत ज़्यादा लाइक करते रहे होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार घूम घूम करके पूछा गया कि किसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया सिक्कों पर, तो उसका संबंध किसके साथ में? समुद्रगुप्त के साथ में। अब यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें आर्यावर्त के 9 शासकों को दिखाया गया, जहाँ पर समुद्रगुप्त ने उसको हरा करके अपने मिला लिया था, और दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे उनको भी हरा करके किस प्रकार से मिलाया गया, उनकी राजधानियाँ क्या थी, वो भी मैप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आंतरिक क्षेत्रों का घेरा है और उसके बाद में फिर बायो इलाके हैं जहाँ पर कुषाण और शक वंश का शासन था। इसने श्रीलंका के शासकों को भी हराया, जिसके बाद में उन्होंने क्या किया था, इसके साथ में अपनी जो राजकुमारियाँ थी उनकी शादी कर दी थी। तो ये देखें हम यहाँ पर अगर समुद्रगुप्त के बारे में, तो जो हल्का ग्रीनिश कलर से दिखाया गया ये सारा का सारा आर्यावर्त का इलाका था और ये आंतरिक राज्य थे जो काफ़ी पश्चिमी पाकिस्तान तक, जिसमें से सिंधु और उसकी सभी सहायक नदियों का क्षेत्र शामिल है, और वर्तमान में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के साथ में ये सारा का सारा जो था आंतरिक सीमाएं थी, और इसके बाद में ये बाहरी सीमाएं थी। यहाँ पर ये कुछ जो रेड कलर से दिखाया गया, यहाँ पर दक्षिणापथ के ये सारे के सारे 12 शासक हैं। तो इन लोगों को हरा करके यहाँ पर चेर चोल पांड्य जो दिखाए गए, एहोल चालुक्य हैं दक्षिण भारत में, और ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर सारे के सारे जो रेड कलर से दिखाए गए, यानी कि पूरा का पूरा जो पूर्वी तट था वहाँ पर समुद्रगुप्त ने उन 12 शासकों को हरा करके सारा का सारा जीत लिया था। अब वंशावलियों के बारे में हम अगर बात करें तो वंशावली का तात्पर्य क्या है? अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। जैसे कि अशोक की प्रशस्ति से हमें किसके बारे में पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह और पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि उनकी माँ कुमार देवी किस गढ़ से संबंधित थी? तो लिच्छवी से संबंधित थी। पिता गुप्त वंश के पहले शासक थे, कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की एक बड़ी उपाधि उन्होंने धारण की। समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि को क्या कहता था? धारण किया था। उसके दादा और परदादा का महाराज के रूप में उल्लेख मिलता है। इससे यह बात होता है कि धीरे धीरे उनके वंश का जो इंपॉर्टेंस था वो क्या हुआ? बढ़ता गया। अब इन उपाधियों के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में और उसके शासकों के बारे में, जैसे उसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों के बारे में भी जानकारी मिलती है। उनके अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने जो पश्चिम में सैन्य अभियान किया और अंतिम शक शासक को क्या किया? परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया गया कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, जिसके बारे में हमको जानकारी अगले चैप्टर में मिलेगी भी। चरित्र और उसके बाद में हर्षवर्धन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जिस तरह गुप्त शासकों के बारे में हमें अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों की भी जीवनी है, जिसमें से एक राजा थे जो थे हर्षवर्धन, और ये करीब 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया। इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिनके संस्कृत में उनकी जीवनी इन्होंने क्या लिखी? हर्षचरित्र। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री जो ह्वेनसांग, जिसके बारे में सुएनसांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा भी है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में मिले और वहाँ उन्होंने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत विवरण किया। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के कवि थे, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्होंने उन्हीं की प्रशस्ति लिखी है।
और इसके बाद में अगर हम देखें तो इन्होंने, इनके बहनोई जो थे कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उनको मार डाला हरा करके, तो हर्ष ने क्या किया, कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया। इस तरीके से बंगाल पर, उसके बाद में इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया, क्योंकि कन्नौज के मिल जाने के बाद में ये क्या होता, चूंकि पहले ये थानेसर के राजा थे, कौन, हर्ष। इसके बाद में इनके बहनोई जब कन्नौज के शासक थे वो मार डाले गए, तो इन्होंने कन्नौज को भी मिला लिया। इसके बाद में इनका जो इनकी पावर थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कन्नौज भी इनके साथ में मिल गया थानेसर के साथ में। तो इन्होंने उसके बाद में बंगाल पर आक्रमण किया, फिर मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर क्या हुआ, नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के दोनों जगहों पर तो दोनों जगहों पर इनको बहुत सारी सफलताएं मिली, लेकिन बाकी जगहों पर उतनी सफलताएं नहीं मिली। और इन्होंने जब नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें क्या किया, रोक दिया। तो पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें क्या किया, हराया है। और इन्होंने बंगाल तक तो जीता, लेकिन जब नर्मदा नदी की ओर अर्थात जब ये दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, तो वहाँ पर इनको पुलकेशन द्वितीय से पराजय का सामना करना पड़ा, और वहाँ से फिर इनका जो विजय अभियान था वो क्या हुआ, वहाँ से रुक गया। तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियाँ इन लोगों ने भी अपनी अपनी प्रशस्तियाँ दक्षिण भारत में भी लिखवाई। तो पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है। तो दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राजवंश कौन है, पल्लव हैं और चालुक्य हैं। पल्लव की राजधानी कौन सी थी, तो कांचीपुरम थी, और इनका जो आसपास का पूरा इलाका था कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। लोकेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया से आप क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, और आने वाले समय में हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन साउथ इंडिया से ही बनेंगे। पल्लव और चालुक्य दक्षिण के दो प्रमुख राजवंश हैं। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है, कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। चालुक्यों का जो राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्यों की राजधानी की बात करें तो एहोल थी, जिस प्रकार से इनकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी पल्लवों की। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे जो एहोल था वो धार्मिक केंद्र भी बनता चला गया। यहाँ पर कई मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर क्या करते थे, अतिक्रमण कर लेते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो क्या थे, समृद्ध शहर थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। पुलकेशन द्वितीय किस वंश से संबंधित है, तो चालुक्य वंश से संबंधित है, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। इसके बारे में हमें इसके दरबारी कवि किससे पता चलता है, रवि कीर्ति से पता चलता है। तो सबके दरबारी कवियों के बारे में, चाहे वो हरिसेन रहे हो समुद्रगुप्त के समय में, चाहे वो हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट रहे हो हर्ष के समय में, या फिर पुलकेशन द्वितीय के समय में रवि कीर्ति रहे हो, सबका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैचिंग में भी आ जाता है, एक तरफ राजाओं के नाम, एक तरफ लेखकों के नाम। इनके पूर्वजों में खासतौर से इनकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय अपने चाचा से यह राज्य उनको मिला हुआ था। रवि कीर्ति के अनुसार इन्होंने तमाम सारी चीज़ें बताया। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि कहना चाहता है कि पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे क्या करनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी। इस तरीके से ये सारे के सारे वंश आपस में लड़ते रहे और दुर्बल होते रहे। कक्षा 7 में हमें इसके बारे में पढ़ने को भी मिलेगा एनसीईआरटी में। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रशासन चलता कैसे था। प्रशासन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद थे वो क्या थे, अनुवांशिक थे पूरी तरीके से। तो बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कवि हरिशरण ने अपने पिता की जगह क्या, कौन सा पद पाया था, महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी का पद पाया था। कभी कभी एक ही व्यक्ति होता था तो वो कई पदों पर एक साथ कार्य करता था। जैसे जो हरिसेन थे वो एक महादंड नायक होने के साथ साथ क्या कहते, तो कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री थे। तो हरिसेन कई जो महत्वपूर्ण पद थे उन पर एक ही साथ वो पद धारण करते थे। संभवतः यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, यानी कि नगर श्रेष्ठी यानी कि प्रमुख बैंकर। देखिए अब यहाँ पर इन शब्दावलियों का बहुत महत्व है। इन शब्दावलियों से प्रश्न पूछा जाता है। नगर श्रेष्ठी का अर्थ होता था मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्थ हुआ यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी कि लिपिक के प्रधान जैसे लोग होते थे। इनको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैं भी एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्थ हुआ यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार। कायस्थों यानी लिपिकों जैसे प्रधान लोग होते थे। इस तरह की कुछ नीतियां काफी हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक प्रकार की सेना की यदि हम बात करें तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक संगठित सेना ही रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इनको कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इस तरीके के व्यक्ति क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। तो जहाँ पर भी शासक दुर्बल होते थे वहाँ पर शासक जो सामंत होते थे स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाओं की बात कर लेते हैं तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे, सभा कहते थे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था, सभा कहलाता था। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कार्य, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों के देखरेख, इस तरीके का काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक
ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से देख लीजिए एक बार। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। जहां पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे वहां पर उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम था व्यापारियों का एक संगठन जो था, उसे क्या कहते थे? नगरम कहते थे। संभवतः इन्हीं सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का निमंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। अब कालिदास के बारे में भी हमें यहाँ से कुछ सुनने के लिए मिलता, जानने के लिए मिलता। तो उनका वो एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना है। इसके बाद में चीनी यात्री की बात करें तो जो फाइयान था उसके फाइशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जो ऊंचे तथा शक्तिशाली लोग उन्हें क्या करते थे? अछूत मानते थे। अछूतों के बारे में इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक जगह पर बाणभट्ट ने भी अभियान पर निकली अपनी सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया, जो यहाँ पर इन्होंने किया। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अन्यत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेते हैं। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन जो थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी क्या है? स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले जब पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की, ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ पर इस्लाम के पवित्र धन कुरान का एक अंश दिया गया। तो उससे हमारा नहीं है, हमारा हमें ये जानना है कि 1400 साल पहले लगभग पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, ये चीज़। और अरब में जो बेदुइन रहते थे, जो कि वहाँ के कबीले थे, उन लोगों ने और नौका जो चलाने वाले थे, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया कि जो व्यापार था उस व्यापार को बढ़ाने में बहुत सारी मदद की। ये मेंस के लिए जो एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बनाता है वो हम उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ नए शब्द हमने सीखे, देख लेते हैं। जैसे प्रशस्ति है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। आर्यावर्त, अवध का पूरा इलाका, जिसमें से बिहार और कुछ इलाके जो है क्या है कि पश्चिमी भारत की भी आते थे। दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण जाने का पथ, जिसमें से जो सातवां शासक थे जिन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया। वंशावली अर्थात एक ही वंश के कई लोगों को जो शासन करना, उनकी एक लिस्ट को हम क्या कहते हैं? वंशावली। अनुवांशिक पदाधिकारी, जो जन्म के आधार पर जिनको पद डिसाइड होता वो। सामंत, राजाओं के जो सेना प्रोवाइड कराते थे, शक्तिशाली होने पर स्वयं विद्रोह कर देते थे या राजा के कमजोर होने पर। सभा और नगरम, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नगरम व्यापारियों का एक प्रमुख संघ हुआ करता था। तो ये चीज़ें हमें इस चैप्टर से जानने को मिलती हैं। इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें जो इस चैप्टर से आगे के लिए कॉन्सेप्ट बनाएंगी क्लास 7 के एनसीईआरटी के लिए, वो चीज़ें हमें यहाँ से जानने के लिए मिलती हैं। तो इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।